माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस चैनल बेटा। सो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ दी जेनेटिक्स। और स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ऑफ कोर्स साथ में जॉर्ज मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, बट दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स। इसमें हम मेंडल के काम के साथ साथ कुछ एक हम अपनी बॉडी की इनहेरिटेंस, करेक्टर्स, डिजीज़, डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। So this chapter is quite interesting also and quite important. So without any delay, let us begin with the class. सबसे पहले बेटा let us understand genetics वो ब्रांच होती है, genetics is a branch of biology, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि how the characters are being transferred, how this transmission of takes place from the parents to offspring. चाहे वो सिमिलैरिटीज़ हों चाहे वो डिससिमिलैरिटीज़ हों, वो कैसे पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, ऑल दीज स्टडीज़ इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ओके, सो पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे थे, पर बेटे हम बेसिकली वही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं या जिनका काम जो होता है ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और इसमें हम ज़्यादा जो काम है वो पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, ग्रिगोर मेंडल। नाउ बेटे दिस इज़ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने इनहेरिटेंस जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में बता चुकी हूँ आपको, जेनेटिक्स मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और जो इसकी स्टडी होती है, स्टडी, दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। अब बेटे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मेंडल थे ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। एक्चुअली जो इनका बर्थ हुआ था मेंडल का, ये अब लिख देती हूँ मैं आपका। मेंडल वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे इन 1822 एंड ही डाइड इन 1884। सो दिस इज बॉर्न, ये ईयर्स उनके एक्टिव थे। अब बेटे ही वॉज बॉर्न टू अ नॉर्मल पीजेंट फैमिली। सो उस टाइम पे इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे पढ़ने के लिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते थे वो मोनेस्ट्रीज़ में भेजते थे, यू कैन से दैट्स लाइक गुरुकुल, तो वहाँ पर भेजते थे। तो वहाँ पर उन्होंने दो सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। एक उन्होंने स्टडी किया साइंस को, साथ में मैथमेटिक्स को स्टडी किया था, टू सब्जेक्ट्स। ओके, वैसे यूजुअली जो थे वो टीचर बनना चाहते थे, बट शायद कह लो कि लक ने उनको फेवर नहीं किया इतना, सो वो टीचर नहीं बने। बट स्टिल उनका काम इतना सराहनीय था, इतना अच्छा था, इतना फेमस था कि उनको उसी काम के सहारे लोगों में बहुत सारी पहचान मिलनी शुरू हो गई, बिकॉज ही स्टडीज ऑल दिस जेनेटिक्स। और उन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी करने के बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए। अब जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए दोबारा से उसी मोनेस्ट्री में, तो वहाँ पर उनको उस मोनेस्ट्री का हेड बना दिया गया। अब था क्या, वो जो मोनेस्ट्री में थे मॉन्क, वहाँ पर बेटे बहुत अच्छा एक गार्डन था, और उस गार्डन के अंदर गार्डन पी प्लांट था, गार्डन पी प्लांट। ये बस वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ मैं। और इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है बेटा पाइसम सैटिवम। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम। अब ये गार्डन जो था, गार्डन पी प्लांट, ये वहाँ मोनेस्ट्री के एक गार्डन में लगा हुआ था। तो मेंडल ऑब्जर्व करते थे कि कुछ करेक्टर्स जो हैं डिफरेंट हैं, मतलब जो ये फ्लावर्स कलर हैं, जो पी प्लांट का फ्लावर है, कुछ वाइट है, कुछ वॉयलेट हैं, हम आगे पढ़ेंगे कैसे, और कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कईयों का पॉड शेप अलग है, कईयों का सीड शेप अलग है। तो ये इतनी सारी असमानताएं क्यों है, वेरिएशंस क्यों हैं? सो उनका इंटरेस्ट बना बायोलॉजी में। देन ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पी प्लांट। उन्होंने इतना काम किया इस पी प्लांट के ऊपर कि अल्टीमेटली उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे। सो बेसिकली अभी हम जॉर्ज मेंडल का काम पढ़ेंगे।
जो उन्होंने पाइसम सैटिवम पे किया था। उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, सिर्फ बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि बेटे जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जैसे A, B, C, D। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो मैंने A कैपिटल लिखा है, B स्मॉल है, C भी स्मॉल है, D भी स्मॉल है, हो सकता है यहाँ पर E कैपिटल होता। तो ये सारे के सारे क्या है, जीन्स हैं, सेपरेट जीन्स है, 1 2 3 4, ओके। और ये जीन्स ही जो होते हैं दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसी के ऊपर ही हमारे, इसी की मदद से हमारे जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हमारी बॉडी के अंदर, वैसे आपको बता रही हूँ, ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स को 2 ट्रेट्स, ये ऐसे लिखते हैं, रुको लेट मी मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। हमारी बॉडी में कुछ एक बेटा करेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी हाइट, हमारे बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, हमारी आइज़ का कलर, हमारे ईयर लोब्स, हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो सारे के सारे करेक्टर्स हैं। करेक्टर्स के 2 ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, हर करेक्टर के 2 ट्रेट्स होंगे। सपोज कि मैंने बोला बेटे हाइट एक करेक्टर है, सपोज लेट्स आई एम गिविंग यू एग्जांपल, हाइट एक करेक्टर है, इसके 2 ट्रेट्स होंगे, या तो वो टॉल होगा, तो या वो क्या होगा, ड्वार्फ, या लंबा होगा या थोड़ा सा बौना होगा। अब ये उसके 2 ट्रेट्स आ गए, क्लियर। अब हाइट को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होगा और उस जीन के 2 अलील्स होंगे, एक टॉल होगा एक ड्वार्फ होगा। ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये पेयर पे प्रेजेंट है, सो दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा बेटे, जो जीन्स यहाँ प्रेजेंट है वो इधर होगा, क्लियर। जैसे इधर A है तो इधर भी A होगा, इधर B होगा तो इधर भी B होगा। सो सेम जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम लोसाई, लोसाई मीन्स ये लोकेशंस पे सेम लोकेशंस होगी, सो दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर। अब हर चीज़ को, हर करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 ट्रेट्स होते हैं। अब उस ट्रेट में से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। आपके लिए बस इतना ही ज़रूरी है। मान लीजिए ये जो टॉल है ये डोमिनेंट है और ये जो ड्वार्फ है ये रिसेसिव है। इसका मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से समझना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए बेटा टॉल मैंने बोला डोमिनेंट है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल हम इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो सिंबल लेंगे, जो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर होगा उसको हम एक सिंबल कंसिडर करेंगे। तो डोमिनेंट हो गया फिर T, तो ये वाला करेक्टर हो गया डोमिनेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 ट्रेट्स होते हैं, पेयर में होगा, ठीक है। अब मैंने बोला ये ड्वार्फ है रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब है जो अपना एक्सप्रेशन इतनी जल्दी से शो नहीं करता, ठीक है। तो ये इसको अब इसी लेटर को, ये डोमिनेंट हो गया कैपिटल T, इसी के स्मॉल को हम स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। तो डोमिनेंट हो गया कैपिटल T, और ये जो ड्वार्फ हो गया ये हो गया स्मॉल t। सिंबल हमने इसमें ये वाला यूज़ किया, डोमिनेंट में कैपिटल आ गया, कैपिटल लेटर्स, ओके, और रिसेसिव में आ गए स्मॉल लेटर्स, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डोमिनेंट एंड व्हाट इज मेंट बाय रिसेसिव। बेटे अगर ये पेरेंट है, सपोज ये एक जीनोटाइप है, तो इसमें ये भी टॉल है, दोनों ट्रेट्स टॉल हैं, तो दिस इज डोमिनेंट। तो जो फिनोटाइप होगा, जो हमें दिखेगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, वो होगा टॉल। अगर ये वाला है तो होगा ड्वार्फ, बौना होगा। अब तीसरी चीज़ एक और हो सकती है, हाइब्रिड, ये फॉर्म, ये हाइब्रिड हो सकती है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे समझो, ये टॉल है, ये टॉल है और ड्वार्फ है, ये यहाँ पर है डोमिनेंट, ये यहाँ पर है रिसेसिव। अब डोमिनेंट हमेशा अपना एक्सप्रेशन शो करेगा ओवर द रिसेसिव, मीन्स रिसेसिव अगर डोमिनेंट के साथ है तो रिसेसिव अपना कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। सो एज ए रिजल्ट ये भी क्या होगा, टॉल होगा। आई होप थोड़ा सा ना ट्रिकी है, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल इफ़ यू लिसन इट वेरी केयरफुली तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको। सो नाउ अंडरस्टैंड, ये टॉल कैपिटल T, तो ये प्योर फॉर्म है, मतलब कैपिटल T सेम लेटर्स हैं, ऐसे समझ लो। सो दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस पेयर, होमोजाइगस या प्योर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल t, ये भी होम प्योर है ना, तो ये भी हुआ होमोजाइगस, एंड ये भी है प्योर।
बट यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है ये प्योर नहीं है, इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स ही होता है डिफरेंट, हेट्रोजाइगस और ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड। ओके, सो बेसिकली आपको पता चल गया कि डोमिनेंट मतलब जो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, रिसेसिव मीन्स जो अपना एक्सप्रेशन शो सिर्फ तभी करेगा जब वो यहाँ पर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर वो इस डोमिनेंट के साथ है तो वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। I hope these all things are very much clear to all of you. So now let us begin with the pea plant. अब ये मैंने ना इजी के लिए करेक्टर्स पहले ही लिख दिए हैं। जब बेटे मेंडल ने काम करना शुरू किया पी प्लांट के ऊपर तो उसने करेक्टर्स 7 करेक्टर्स चूज़ किए, टोटल 7 करेक्टर्स ही चूज्ड और साथ में इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को यूज़ किया, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने लिया। ओके, तो वो 7 जो ट्रेट्स करेक्टर्स थे, पहला है फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर में एक तरफ मैंने लिखा डोमिनेंट, एक तरफ मैंने लिखा रिसेसिव। एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जब मेंडल ने काम करना शुरू किया था तब उनको नहीं पता था कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने काम के बाद बताई कि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, बट फिलहाल हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ही बता देंगे। ये सारे के सारे करेक्टर जो है ये आपको बाय हार्ट याद होने ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में डोमिनेंट होगा पर्पल और रिसेसिव होगा वाइट। और अकॉर्डिंग टू मेंडल, मैंने आपको बोला था कि जो उनके करेक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए हैं, जो बेटे डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे एज अ सिंबल। तो यहाँ पर देखिए डोमिनेंट, कई बुक्स में ये वॉयलेट भी लिखा होता है ऐसे, ठीक है, तो इट्स ओके, यू कैन डू दिस। इफ़ आई कंसिडर विद द वॉयलेट, तो फ्लावर कलर जो है वॉयलेट डोमिनेंट ओवर वाइट, सो द यहाँ पर जो कैपिटल इसका डोमिनेंट रेट आया वो आया कैपिटल वी, और रिसेसिव को स्मॉल रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज सीड कलर। सीड कलर येलो डोमिनेंट ओवर ग्रीन, सो येलो का आ गया कैपिटल वाई और ग्रीन का आ गया स्मॉल वाई। नेक्स्ट इज सीड शेप। सीड होगा राउंड, या तो बिल्कुल राउंड होगा ये वाला, तो ये आर, या रिंकल्ड होगा ऐसा सीड शेप, ये वाला रिंकल्ड, सो दिस इज स्मॉल आर। नेक्स्ट इज पॉड शेप, पॉड कलर, सॉरी बेटे पॉड कलर होता है ऐसा जो हरा मटर, ये जो मटर होते हैं ऐसे, दिस इज द पॉड, और ये इसके अंदर ये सीड्स होते हैं। तो पॉड कलर या तो ग्रीन होगा या होगा येलो, तो ये इसको स्मॉल ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ द पॉड शेप, बेटे ये जो मैंने पॉड शेप बनाई है दिस इज फ्लैट इनफ्लेटेड, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। एंड कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड होगी ऐसी, ये रही, ठीक है, सो दिस इज कंस्ट्रक्टेड, दिस इज स्मॉल आई। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी तो ए से, टर्मिनल होगी तो स्मॉल ए, तो एक्सियल होगी ये वाले एक्सिस के ऊपर फ्लावर है, टर्मिनल या साइड्स पे, ओके। नेक्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट या तो टॉल होगा तो कैपिटल टी, ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी, इसकी मैंने पीछे आपको एग्जांपल ऑलरेडी कराई है। सो ये जो थे करेक्टर्स कंसिडर किए थे मेंडल ने, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट। अब बेटे जब उन्होंने ये जो करेक्टर्स 7 करेक्टर्स कंसिडर कर लिए, तब इन्होंने क्रॉस करना शुरू किया, क्रॉस, मेंडल क्रॉस। अब इन्होंने 2 तरह के क्रॉस किए थे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्रॉस जो कराए थे। एक इन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, इट मीन्स इसमें उन्होंने सिंगल करेक्टर को कंसिडर किया, एक करेक्टर या 1 करेक्टर, सिर्फ एक करेक्टर को कंसिडर किया। दूसरा इन्होंने क्रॉस किया बेटा डाई हाइब्रिड, आपके सिलेबस में बस ये डाई हाइब्रिड तक की है। डाई मीन्स 2, सो यहाँ पर उन्होंने 2 करेक्टर्स को कंसिडर किया। कैसे? अगर मान लीजिए उन्होंने क्रॉस किया सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाइट पे, तो हाइट एक करेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 ट्रेट्स होंगे, एक होगा टॉल और एक होगा ड्वार्फ, क्लियर? ये या वो कंसिडर कर लेते फ्लावर कलर, ठीक है, तो फ्लावर कलर या तो होता वॉयलेट
या वो होता वाइट, ठीक है। तो या तो ये होता या ये होता, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या होता, एक में ही दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते, सिंगल क्रॉस में ही। जैसे मान लीजिए एक हाइट हो जाता, एक हो जाता फ्लावर पोजीशन, हाइट में आ जाता टॉल ड्वार्फ, और फ्लावर पोजीशन में आ जाता एक्सियल एंड टर्मिनल, ठीक है। हम दोनों क्रॉसेस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे डिटेल में कि ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे उन्होंने जो कंक्लूजन्स निकाली थी वो कैसे निकाली थी। सो इट्स वेरी इजी, अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी टफ नहीं है। पहले हम इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी रेशियोज निकालेंगे, फिर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी रेशियोज निकालेंगे। सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें जो मैं करेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, करेक्टर इजी सा कंसिडर ही कर लेते हैं। लेट अस टेक प्लांट हाइट, ओके। अब दिस इज द करेक्टर प्लांट हाइट। तो मैंने बोला था या तो प्लांट क्या हो सकता है टॉल, या क्या हो सकता है ड्वार्फ, ठीक है। तो या वो हो सकता है टॉल, या वो हो सकता है ड्वार्फ। अब बेटे इस क्रॉस को करने का ना एक मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बेटे हमने लेने होते हैं पेरेंट प्लांट, या इसको P1 भी लिख सकते हैं। P1 में हमने प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराना है। आई रिपीट, P1 में पेरेंट 1 में जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराएंगे। देखिए, तो टॉल इसका क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ के साथ, ये क्रॉस का मल्टीप्लाई है, क्रॉस करना है हम इसको। तो मैंने बोला कि प्योर टॉल होना चाहिए, मीन्स होमोजाइगस टॉल, कैपिटल T, और यहाँ पर होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल t। तो ये हमारे पास आगे पेरेंट। लेट अस सी दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल प्लांट। अब बेटे इसकी बनाने हैं, अब हमें बनाने हैं गेमीट्स। अब आपको पता है गेमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये गेमीट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और बेटे इसको हमेशा हम ऐसे सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन सर्कल। सो ये मैंने इसके दो गेमीट्स बना दे, ये वाले। अब ये ड्वार्फ के भी दो गेमीट्स, स्मॉल t, दो गेमीट्स इसके और दो उसके बन के। अब हमने यहाँ से निकालनी है F1 जनरेशन। मैं ना कुछ एक टर्म्स आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। F1 का मीन्स होता है फिलियल जनरेशन। फिलियल माने ऑफस्प्रिंग, बच्चे, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी को, ये जो प्रोजेनी हम गेमीट्स को क्रॉस कराते हैं, इसको कराने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फॉर्कलाइन मेथड, एक होता है पुनेट स्क्वायर, ठीक है। हम फॉर्कलाइन पहले कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको मैं पुनेट स्क्वायर सिखा दूंगी। अब ध्यान से देखिएगा, मार्क माय मार्कर। अब ये जो क्रॉस है, ये एक है और ये दूसरा पेरेंट है, ये आपस में क्रॉस करेंगे। तो यहाँ ये वाला गेमीट इस वाले गेमीट के साथ फ्यूज हो सकता है, तो कैपिटल T स्मॉल t, या ये वाला गेमीट इस गेमीट के साथ फ्यूज हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t। अब दूसरा गेमीट करके देखते हैं, या ये वाला कैपिटल T स्मॉल t, या ये वाला हो सकता है कैपिटल T स्मॉल t। सो इन F1 जनरेशन वी गॉट 4 ऑफस्प्रिंग्स। अब ये जो चारों के चारों ऑफस्प्रिंग बने हैं, ध्यान से देखिए। अब ये सारे के सारे बेटा हेट्रोजाइगस है, मीन्स दे ऑल आर हाइब्रिड। बट अब मुझे ध्यान से सोच के बताइए, क्या ये टॉल होंगे या क्या ये ड्वार्फ होंगे? अब आंसर आएगा ऑल आर टॉल प्लांट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो रिसेसिव करेक्टर होता है वो हमेशा अपने आप को रिप्रेस करके रखता है व्हेन डोमिनेंट इज प्रेजेंट। तो जब मेंडल ने ये क्रॉस किया, पहले उन्होंने ऑफ कोर्स प्योर लाइंस बनाए होंगे। जब उन्होंने ये क्रॉस किया तो उन्होंने ऐसे ही किया, प्योर लाइंस बनाने के बाद एक प्योर डोमिनेंट टॉल लिया, एक प्योर रिसेसिव ड्वार्फ लिया। जब उन दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए, वो दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन आई, उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं F1 के, वो सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है। अब फिर उन्होंने इसी का सेकंड क्रॉस कराया बेटे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। अब यहाँ पर उन्होंने सेकंड स्टेप जो कराया था वो था सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है एक F1 का ऑफस्प्रिंग दूसरे F1 के साथ क्रॉस करा देंगे, F1 क्रॉस्ड विद F1।
मतलब एक F1 का ऑफस्प्रिंग दूसरे F1 के ऑफस्प्रिंग के साथ क्रॉस करा देंगे। अब हम करेंगे क्रॉस इसका, यहाँ पे करते हैं। सो इट इज़, अब हो गया P2, तो कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विद कैपिटल T स्मॉल t। तो मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, सो दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, बट ये दोनों हाइब्रिड टॉल हैं, दे आर नॉट प्योर टॉल्स। क्लियर? अब ऑफ कोर्स सेकेंड स्टेप में हम इनके भी गेमीट्स बनाएंगे। अब इधर गेमीट्स सेम टाइप के थे, यहाँ पर गेमीट्स क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के, एक कैपिटल T स्मॉल t। अब इधर भी गेमीट बना कैपिटल T स्मॉल t। अब ये मैंने जो किया था दिस इज फॉर्कलाइन मेथड। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पुनेट स्क्वायर। सो पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं बेटे, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें पुनेट स्क्वायर के 4 बॉक्सेस बनेंगे ऐसे, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में 4 बॉक्सेस बनेंगे। एक तरफ आपने क्या करना है, मेल के गेमीट्स, एक तरफ फीमेल के गेमीट्स, दो ये सेम ही है। मेल के गेमीट्स कैपिटल T स्मॉल t, इसको मैंने सर्कल कर दिया। फीमेल के गेमीट इधर कैपिटल T स्मॉल t, तो ये दोनों के गेमीट्स लिख दिए। ये मैंने बना दिया पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर बिकॉज ये जो पुनेट साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाला था इसको। बस इससे हमें प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि कौन से बच्चे कैसे हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कैसे बन सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब ये कैपिटल T को स्मॉल t के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t। थर्ड सिचुएशन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। फोर्थ स्मॉल t स्मॉल t, तो ये स्मॉल t और स्मॉल t। वी गॉट 4 ऑफस्प्रिंग हेयर ऑल्सो। अगर आप इसका पुनेट स्क्वायर भी करते तो भी रिजल्ट सेम आता, कुछ फ़र्क नहीं होना था उसमें। नाउ व्हाट विल हैपन हेयर, लेट्स ऑब्जर्व। जो इसमें देखो बेटे, अब हम इन्हें यहाँ से 2 तरह की रेशोस निकालनी है। पहले मुझे बताना एक चीज़, क्या इसमें से देखें ये वाला जो है ये बनेगा टॉल, ठीक है, ये भी बनेगा टॉल, ये भी बनेगा टॉल, और ये बनेगा डवार्फ। ये हमें इतना पता चल गया। अब 2 तरह की रेशियोज होती हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। एक होती है फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो बेटे, फिनोटिपिक पी से याद रखिएगा, पी फिनोटिपिक, पी माने फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उसकी, फिजिकल अपीयरेंस देखने में कैसा है। अब ये देखिए, जो देखने में प्लांट्स होंगे या तो वो होगा टॉल या वो होगा डवार्फ। एम आई क्लियर? सो हेयर इट विल बी, या तो वो होगा टॉल या वो होगा डवार्फ। तो अब हम रेशो निकाल लेते हैं। देखिए इसमें कितने टॉल हैं, 1 2 3, 3 टॉल आ गए, तो मैंने टॉल के नीचे लिख दिया 3। डवार्फ कितने, दैट इज़ 1, तो मैंने लिखा 1। सो इसमें जो फिनोटिपिक रेशो आई है दैट इज़ 3:1। क्लियर? सेकेंड जो रेशो रहेगी वो रहेगी जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। अब बेटे जीनोटिपिक रेशो का जीनोटिपिक, जी मीन्स जीन्स कैसे हैं, अंदर उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो जेनेटिक मेकअप देखते हैं। दिस इज कैपिटल T कैपिटल T, दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज स्मॉल t। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मेकअप। एक तो कैपिटल T होमोजाइगस टॉल आ गया, दूसरा हेट्रोजाइगस टॉल है कैपिटल T स्मॉल t, एंड थर्ड वन इज होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ स्मॉल t। तो इसमें कैपिटल T 1 है, 1 लिख दिया। ये कितने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सो दिस इज 2, और स्मॉल t कितने, 1, तो मैंने इधर लिख दिया 1। ठीक है, तो जो इसमें जीनोटिपिक रेशो आई दैट इज़ 1:2:1। अब जब मेंडल ने ये सारा का सारा क्रॉस किया, ठीक है, उन्होंने पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। आप इसमें ऑफ कोर्स बेटे कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ दैट, कोई भी आप कर सकते हो सॉल्व इसको। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं एक चीज़ को, जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप देखिए, टॉल पेरेंट्स, एक प्योर टॉल पेरेंट लिया और एक प्योर ड्वार्फ पेरेंट, उन दोनों को क्रॉस कराया, गेमीट्स निकाले, सारे के सारे बच्चे आ गए टॉल। जब ये सारे के सारे टॉल बच्चे आ गए तो मेंडल ने कहा कि F1 के अंदर जब हम प्योर लाइंस को, मतलब प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ जब हमने क्रॉस कराया
तो जो F1 जनरेशन बनी वो सारे के सारे टॉल बच्चे थे। मीन्स इस F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का करेक्टर अपीयर करता है, दैट इज दी टॉल फिनोटिपिक करेक्टर, ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल किया। बट जब हमने उसी क्रॉस की सेल्फिंग कराई तो जब F2 निकाली, दिस इज F2 निकाली तो 3 बच्चे तो टॉल बन रहे हैं, बट एक ड्वार्फ जो था वो रीअपीयर हो गया। मीन्स जो करेक्टर यहाँ पर अपीयर नहीं था, जैसे ड्वार्फ यहाँ पर नहीं था F1 में, बट ऑटोमेटिकली ये ड्वार्फ यहाँ पर F2 में अपीयर हो गया। क्लियर? दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जो पहले F1 में जो करेक्टर अपीयर नहीं हो रहा था वो ऑटोमेटिकली F2 के अंदर जाके रीअपीयर हो गया। और F1 में जितने भी हमें जो भी करेक्टर अपीयर होता है वो डोमिनेंट होता है। ये भी क्लियर है आपको कि F1 के अंदर 2 सिचुएशंस होगी। F1 में क्या हुआ, डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होगा, और सेकंड जो F1 में नॉट अपीयर्ड रीअपीयर्ड इन F2, ये 2 जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने ये निकाला था बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। अब साथ में उन्होंने एक और क्रॉस किया था, दैट इज कॉल्ड एज दैट वाज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर जब F1 के अंदर सारे के सारे डोमिनेंट जो करेक्टर शो हुआ वो डोमिनेंट था, सो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये बना दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस ही मेड अ लॉ दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो फर्स्ट लॉ जो था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो भी हमारे पास कोई करेक्टर है उसके 2 ट्रेट्स होते हैं। जो करेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं F1 में वो डोमिनेंट है, सो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट है, और जो दूसरा रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन विद डोमिनेंट स्टेट। तो यहाँ पर अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये मुझे बताओ, ये क्या हुआ, टॉल, ये क्या हुआ, ये भी टॉल हुआ, और ये क्या होगा, ये होगा ड्वार्फ। सो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दिस इज द रिसेसिव करेक्टर। आप कोई और ले लो, सपोज फ्लावर कलर ले लो, तो हमें पता है दैट इज वॉयलेट डोमिनेंट ओवर वाइट, रेशो निकाल लो। तो V जो है ये वाला होगा वॉयलेट, ये भी होगा वॉयलेट, बट ये जो स्मॉल v ये होगा वाइट। सो हेयर इट ऑल्सो फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, क्लियर? दिस इज़ वेरी मच क्लियर, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, इट्स वेरी ईजी। ये तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, जिसमें हमने एक करेक्टर को कंसिडर किया। आप दूसरे किसी और करेक्टर के साथ लेके भी बेटा क्रॉस सॉल्व कर सकते हैं, बट जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज आएगी वो सेम आएगी। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, मान लीजिए अगर आपने कोई और करेक्टर लिया, इफ़ यू आर टेकिंग द सीड शेप, सो राउंड, तो राउंड को क्रॉस कराया रिंकल्ड के साथ, ध्यान से सुनो, तो फिर F1 में सारे के सारे क्या आएंगे, राउंड। जब हम उसकी सेल्फिंग कराएंगे तो जो फिनोटिपिक रेशो आएगी वो 3:1 आएगी, 3 राउंड होंगे, 1 क्या होगा, रिंकल्ड, बिकॉज रिंकल्ड इज ए रिसेसिव करेक्टर। फिर जो उसकी जीनोटिपिक रेशो आएगी वो भी सेम आएगी, 1:2:1। रेशो जो होंगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वो हमेशा सेम रहेंगी, उनमें कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर सेकेंड क्रॉस, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटे मैं 2 करेक्टर्स यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स एक इजी सा प्लांट हाइट ही कर लेती हूँ, प्लांट H, प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो दूसरा कर लेते हैं हम लोग फ्लावर कलर या रिंकल्ड वाला कर लेते हैं। ठीक है, सीड शेप, राउंड, wrinkled. Okay, so let us start with the cross.
इसमें भी बेटा जो हम पहले P1 कंसिडर करेंगे वो हमेशा प्योर लेंगे। लाइक सी, टॉल एक करेक्टर आ गया, इसके साथ सीड शेप में डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, तो मैंने लिख दिया आर आर। तो ये वन पेरेंट बना जो टॉल भी है, टॉल हाइट और राउंड सीड शेप, ये करेक्टर्स। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे प्योर ड्वार्फ के साथ। अब इसमें प्योर ड्वार्फ होगा स्मॉल टी ड्वार्फ हुआ, और दूसरा हुआ रिंकल्ड स्मॉल आर मीन्स ड्वार्फ प्लांट क्रॉस्ड विद रिंकल्ड सीड। क्लियर? ओके। यहाँ पर भी जब हम क्रॉस करेंगे डाई हाइब्रिड में तो हम जो पेरेंट कंसिडर करेंगे बेटा वो प्योर होने चाहिए। एक प्योर डोमिनेंट होगा और एक प्योर रिसेसिव होगा। पहले इसमें आप एक करेक्टर लिखोगे, फिर दूसरा, फिर एक करेक्टर, फिर दूसरा करेक्टर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट ट्राई टू राइट लाइक दिस, ठीक है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो डोंट राइट लाइक दिस, जस्ट राइट लाइक दिस एज आई एम डूइंग। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, नाउ अब हमें इसके गेमीट्स बनाने, ठीक है। अब इसके गेमीट्स बनाने के लिए ना इसको सेपरेट कर दो चाहे, तो गेमीट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। 4 सेम टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। लेट मी शो यू हाउ टू मेक द गेमीट्स। ये मैंने इसको लिख दिया। अब एक ये गेमीट बन गया टी आर, सेकेंड गेमीट इज दिस टी आर। अब इस टी का ये बन गया थर्ड गेमीट और यहाँ पर बन गया फोर्थ गेमीट। तो सारे के सारे गेमीट सेम टाइप के। तो अब मैं सिर्फ एक ही गेमीट लिखूंगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओनली वन गेमीट, दो यू कैन राइट 4 ऑल्सो। ओके, सो लेट अस डू। चलिए, और ये वाला जो हुआ है रिसेसिव का, ये बन गया गेमीट स्मॉल टी, ये भी मैं बना के दिखा देती हूँ। दिस इज स्मॉल टी स्मॉल आर, ये गया 1 2 3 एंड 4। ओके, सो हमने यहाँ पर ये एक ही लिखा। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो जो F1 आया वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया, ठीक है। तो जो हमारे पास ये F1 में बना, ये भी ऑफ कोर्स हाइब्रिड बना, जैसे मोनो हाइब्रिड में बना था। और हाइब्रिड किस पेरेंट को, अब आप मुझे सोच के बताइए, ये जो F1 में हाइब्रिड बना वो कौन से पेरेंट को रिजेंबल करेगा? yes, it will resemble to this dominant parent phenotypically. Now this plant will be tall and round seed shape. Okay, tall height and round seed shape. अब हमने यहाँ पर इसकी करा देनी है बेटा सेल्फिंग। ओके, F1 में 4 वैसे 4 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही बनाया। तो सेल्फिंग में अब क्या होगा, वी विल डू दिस, मैं इधर कर देती हूँ। इट विल बी लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दिस इज P2। अब इसके गेमीट्स बनाने हैं बेटा, इसको समझना है गेमीट्स को। अब मैं इसको थोड़ा सा और लूज सा करके लिख देती हूँ। ये बना, तो पहले इस टी का बना, ये गेमीट बना एक, सेकेंड गेमीट कैपिटल टी स्मॉल आर। अब स्मॉल टी के गेमीट्स बना लेते हैं, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसके साथ कर लो स्मॉल टी स्मॉल आर। तो 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स बने, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, चलिए अब इधर भी एक गेमीट बना, ये वाला 4 गेमीट्स बने। लेट मी राइट इट, कैपिटल टी ठीक है, ये इसके भी 4 गेमीट्स बने, ऑफ कोर्स इसके भी 4 गेमीट्स बनेंगे। मैं भी लिख देती हूँ वो भी। ओके, अब हम फॉर्क लाइन मेथड करेंगे टू सॉल्व दिस। अब बेटे फॉर्क लाइन मेथड जो हमने इसमें सॉल्व करना है,
उसमें पुनेट स्क्वायर जो बनेगा उसमें 16 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो पुनेट स्क्वायर बनाती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक तरफ ये गेमीट्स लिख दिए मैंने कैपिटल T, सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे। तो ये मैंने गेमीट्स लिख दी। कोशिश करना जो इस तरफ लिख रहे हैं वही इस तरफ भी लिखे जाए। ये आ गया, ओके। सो अब बेटे हम इसका क्रॉस सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट डूइंग सॉल्व। तो ये बना कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है। लेट मी राइट दिस। ओके, सो कैपिटल T स्मॉल t ओके। नाउ सी, ये मैंने 16 ऑफ स्प्रिंग्स की जीनोटाइप और फिनोटाइप अब हम लिखेंगे, कैसे होंगे ये। सो लेट अस राइट दिस, स्टार्ट राइटिंग। देखिए बेटा, ये टॉल होगा और राउंड होगा, ये भी टॉल होगा एंड राउंड होगा, ये भी टॉल राउंड, दिस इज ऑल्सो टॉल राउंड, ओके। जितने भी टॉल राउंड है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो दिस विल ऑल्सो टॉल राउंड। ये टॉल राउंड नहीं होगा बेटा, ध्यान से सोच के देखो, ये क्या होगा, इट विल बी टॉल तो होगा साथ में स्मॉल आर है तो ये रिंकल्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं बेटा। सो दिस इज ऑल्सो टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल राउंड होगा, मैं सारे लिख देती हूँ पहले टॉल राउंड। दिस इज ऑल्सो टॉल राउंड, ये भी होगा टॉल राउंड, ठीक है। सो मैंने सारे के सारे टॉल राउंड लिख दिए। नाउ लेट अस राइट टॉल और रिंकल्ड। ये टॉल रिंकल्ड होगा बिकॉज स्मॉल आर, सो दिस इज ऑल्सो टॉल एंड रिंकल्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज ड्वार्फ एंड राउंड, दिस इज ऑल्सो ड्वार्फ राउंड, दिस इज ऑल्सो ड्वार्फ एंड राउंड, और ये जो लास्ट है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, सो इट विल बी लाइक ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। क्लियर? सो मैंने सभी के लिख दिए हैं जीनोटाइप्स। अब बेटे इसमें हम जो फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे, जो हम रेशो निकालेंगे, इधर मैं लिख रही हूँ, इस तरफ लिख रही हूँ, जो रेशो निकालेंगे, अब उसमें देखिए 4 पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स। पहला बना टॉल राउंड, ठीक है। दूसरा बना टॉल एंड रिंकल्ड। अब थर्ड वन इज ड्वार्फ एंड राउंड, एंड फोर्थ इज ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। क्लियर? अब हम रेशो निकालते हैं। टॉल एंड राउंड कितने, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इट इज 9। टॉल एंड रिंकल्ड कितने, 1 2 3, तो ये 3 आ गए। ड्वार्फ एंड राउंड कितने, 1 2 3, 3 आ गया। एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड कितने, 1, दिस इज 1। सो 9 + 3 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू 16। 16 ऑफ स्प्रिंग, 16 रेशो आ गई हमारे पास। सो दिस इज द रेशो 9:3:3:1, and this ratio will remain same for every dihybrid cross performed by Mendel.
आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर बेटा। थोड़ा सा ये है ट्रिकी, बट इफ़ यू सॉल्व इट तो ये आपको ईजी लगेगा, कुछ भी इतना टफ नहीं है। सो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने अब सारा कर लिया, रेशो निकाल रही। अब बेटे हमारे 2 लॉज और रहते हैं समझने वाले, लेट अस अंडरस्टैंड दोज लॉज। हाँ जी, नाउ एक हमने अभी पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो सेकेंड लॉ था मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटे नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी गेमीट्स होते हैं, जैसे हमने ये गेमीट्स बनाए थे, सपोज दिस वाज द पेरेंट, ये पेरेंट था। जब इसके गेमीट्स होने हैं तो सारे के सारे ट्रेट्स ने अपने अपने जगह पर जाके सेग्रीगेट कर लेना है, कोई भी मिक्सिंग या कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होनी। सो सारे ट्रेट्स जो गेमीट्स बने थे वो कैसे बने थे, कैपिटल के साथ कैपिटल भी जा सकता है, कैपिटल के साथ स्मॉल भी जा सकता है, यहाँ पर भी स्मॉल के साथ कैपिटल भी जा सकता है, स्मॉल के साथ स्मॉल भी जा सकता है। मीन्स डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव रिसेसिव, ये दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन जो पेरेंट्स के ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो वर्ड यूज़ किया था वो मेंडल ने यूज़ किया था फॉर द जीन्स, ओके। ये फैक्टर वर्ड जो था इट इज़ यूज्ड एज फॉर जीन्स बाय मेंडल, ओके। सो ये तो हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो थर्ड लॉ था दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब भी 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हों और जो उनके गेमीट्स बनने हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये है, ये दोबारा ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर टॉल है तो टॉल के साथ हमेशा डोमिनेंट ही जाएगा, नो, टॉल के साथ रिसेसिव भी जा सकता है। क्लियर? मीन्स डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट भी हो सकता है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है और इनकी मिक्सिंग नहीं होती, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो कभी भी ब्लेंड नहीं करते। सो दीज वर द 3 लॉज गिवन बाय द मेंडल। सो दिस वॉज ऑल वर्क ऑफ मेंडल। अब इनसे हम मेंडल के काम से हमें ये पता चलता है कि जो भी करेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनके जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं और बच्चे का जीनोटाइप कैसा होगा, फिनोटाइप कैसा होगा, डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा जीन एक्सप्रेशन हुआ। डोमिनेंट हुआ तो डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होगा, अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो रिसेसिव जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल्स वर्क। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से ह्यूमन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, अच्छे से थोड़ा सा क्रोमोसोम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच।